ज़रूरत क्या है किसी के बारे में बात करने की? कौन कब कहाँ मशहूर हो गया और कौन इन रास्तों पे गुम हो गया। सबकी अपनी कहानी है। सब निभा रहे हैं अपना अपना किरदार। ये जहान फ़ानी है, सबकी जिंदगानी है। आम लोगों से कुछ खास बनने का हुनर, यही बात अब बतानी है। आम लोगों से इतर पहचान बना चुके लोगों की कहानी। मेरी जिंदगी मेरा सफर। एक शेर बहुत चल चुका है, हालांकि ये शेर पूरा मुकम्मल है और बहुत ही मकबूल है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हो यारो। और इसकी मिसाल आज हमारे सामने यहाँ पे जो शख्सियत मौजूद है उससे बेहद मिलती जुलती है। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम बैठे हुए हैं अशफाक सैफी साहब के यहाँ, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। ये शेर इनकी शान में हमने इसलिए कहना चाहा कि वाकई में हमने जब इनके जीवन को उठा करके देखा तो ये पता चलता है कि एक छोटा सा कामगार आदमी इस मुकाम तक पहुंच सकता है, और उसको इस मुकाम तक ले जाने के लिए जो मौजूदा वक्त में पार्टी है साहब की, जिसके अंदर ये कार्यकर्ता भी रहे हैं और वहाँ तक ये पहुँचे हैं, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, तो बीजेपी ने इनके काम को देख करके, इनकी अवेयरनेस को देख करके, लोगों के बीच में इन्होंने जो कामगारों के साथ में काम किया उसका इनको सम्मान मिला। तो आइए सर, हम न्यूज़ वायरस में आपसे वो पल जानना चाहते हैं कि जब आप उस दौर से गुजर रहे थे, क्या आपने कभी सोचा था कि पार्टी आपको इस मुकाम तक ले जाएगी? नमस्कार। सर्वप्रथम मैं न्यूज़ वारिस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर और इस तरीके से इंटरव्यू लेने का काम किया है। और एक न्यूज़ वायरस अपने आप में एक नामी गिरामी अखबार है और न्यूज़ पॉडकास्ट के माध्यम से पूरे देश में आप काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ा आपका चैनल एक सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। जैसा कि आपने अभी मेरे बारे में जो बताया, दरअसल हम लोग गांव से आए हुए हैं। गांव में एक बरादरी होती है लोहार बढ़ई, जिसको कहते हैं, पसमंदा बरादरी की है, अति पसमंदा पिछड़ी जाति से आई है। तो हम लोगों का जो काम था, खानदानी काम, वो लोहे को उसका आकार बदल के उसमें तरह तरह के यंत्र बनाने का काम था। जैसे पहले हल चलते थे तो हल बनाने का काम गांव में करते थे हम लोग। इसके बाद धीरे धीरे कृषि यंत्र बनने लगे, वैज्ञानिक तरीके आ गए, तो मशीनरी आ गई, ट्रैक्टर आ गए। तो उस तरीके से उसके ही काम को लेकर हम लोगों को, हमारे पिताजी यहाँ आगरा में आकर बसे और उन्होंने एक छोटी सी दुकान, लोहार की दुकान पर काम शुरुआत की, जिसमें हम जूते बनाने के औजार जैसे रापी है, कैंची है, पिंचिस है, हैमर है और छुरी है, चाकू है, और आपके राजमिस्त्री के काम है, छेनी है और तमाम फावड़े हैं, इस तरीके का काम हमने यहाँ शुरू किया। पिताजी की डेथ बहुत कम हमारी उम्र थी, मात्र 14-15 साल की। उसके बाद वो सारी जिम्मेदारी परिवार के हमारे ऊपर ही आ गई और हमने उसको समाज में काम करते हुए, और चूँकि हमारे पिताजी गांव कस्बे के निकले हुए थे, तो हम लोग हमेशा शुरू से उदारवादी और कह सकते हैं कि वैसी छवि के थे, थोड़े जुड़ाव रहा। जातिवाद से हम बहुत दूर थे, तो इसलिए यहाँ के जो पब्लिक के काम हम लोग के पास आते थे। हम चूँकि उस समय भले ही मैं 1989 से मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ, उसमें संघ की एक शाखा में हमारे सामने एक मेडिकल स्टोर था, वहाँ पे वो लोग शाखा लगाते थे और हमको ले जाते थे। वहाँ से मेरा जुड़ाव भाजपा से हुआ। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा, मतलब उस वक्त में भी संघ में इस कम्युनिटी का आना जाना था? नहीं, कम्युनिटी का नहीं था, पर चूँकि हम लोग यहाँ आए हुए थे तो संघ के जो लोग वहाँ कर बैठते थे, हमारे सामने एक मेडिकल स्टोर की दुकान थी, उनसे हमारा लगाव हो गया, जुड़ाव हो गया, और वो हमारी बड़ी चिंता करते थे। सब पढ़ाई लिखाई की भी हमारी पूछते थे, क्योंकि काम करते थे तो
वही हमारे फादर से कहते थे कि बच्चा होशियार है, इसको जरूर पढ़ाइए। तो पिताजी भी हमको पढ़ाने में थोड़ा ध्यान देते थे। मतलब संघ में आप जाते थे हाँ। या संघ के प्रति आपका केवल झुकाव था? नहीं, संघ में शाखाओं में भी हम जाते थे। तो आपको शाखाओं में एक्सेप्ट किया जाता था? हाँ बिल्कुल। उस समय बड़ा जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तब भी हम उन लोगों के साथ में रहते थे। उसमें से जो लोग हमको शाखा ले जाते थे, आज उनमें से कुछ लोग अभी भी हैं, कुछ लोग को स्वर्गवास हो गया, बाकी अभी भी कुछ लोग उसमें से मौजूद हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि भाई ये हमारे बनाए हुआ कार्यकर्ता है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है। संघ में आपको जाने को लेकर के आपकी कम्युनिटी में आपको कभी विरोध झेलना पड़ा या ऐसी आवाज़ें आती थी? आपके प्रति क्या राय जो बनती थी लोगों की आपके अपने समाज में? देखिए, शुरू में तो छुप के ही जाते थे, गड़वेश पहन लेते थे। पहले नेकर था तो नेकर पहनते थे, नेकर के ऊपर से पैंट पहन लेते थे, वाइट शर्ट पहन लेते थे। तो शाखा में गए तो वहाँ अपने पैंट उतार के गाड़ी में रख लेते थे, वहाँ इस तरीके से छुप के ही करते थे। फिर धीरे धीरे चीज़ें खुलने लगी, क्योंकि कब तक किसी चीज़ को छुपाओगे। तो इसी कड़ी पे हम लोग काम करते रहे। हमारे फादर का इंतकाल हो गया, भाजपा से वार्ड का अध्यक्ष रहा, मंडल का अध्यक्ष रहा, महानगर में एक बार महामंत्री, एक बार कोषाध्यक्ष रहा, फिर जिला अध्यक्ष रहा, प्रदेश का मंत्री रहा, राष्ट्रीय मंत्री रहा। पार्टी के विभिन्न पदों से मैंने जो शुरुआत है वहाँ से मैंने काम शुरू किया था। और मुझे ऐसी बिल्डिंग और ऐसे बूथ को दिया जाता था जहाँ हमारा कोई उस समय बस्ता लगाने के लिए भी कोई व्यक्ति नहीं होता था, तो हम ही लोग वहाँ काम करते थे। बल्कि कई बार तो ऐसा होता था कि विपक्ष के जो लोग थे उनसे हॉट टॉक भी हो जाती थी, तो बड़ा समन्वय बनाकर पार्टी का काम करते थे। मतलब और ये देखते थे कि भाई कोई आ जाए तो हम वोट अपना डलवा दें, क्योंकि सारी वोट दूसरे विपक्ष को ही डल जाता था, उस समय की बात है। मतलब राजनीति में आपको जो आने का श्रेय है वो आप संघ परिवार की विचारधारा से जुड़े इसी को माना जाए? हाँ, निश्चित रूप से मैं संघ परिवार को ही इसका श्रेय दूंगा, और मैं इसका ही श्रेय नहीं दूंगा। मेरे परिवार की दिशा दशा बदलने में जो काम किया है वो भी संघ परिवार के लोगों ने किया है। क्योंकि शिक्षा में हमारी जो मदद की, मेरा भाई था छोटा, जो उसको एडमिशन कराने में, उसकी शिक्षा में हर तरीके से उन लोगों ने मदद की, क्योंकि हम आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे। और उसको जब इंजीनियरिंग में उसका नंबर आ गया तो उसके एडमिशन में भी उन लोगों ने बड़ा सहयोग किया। और आज ये बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बच्चे भी सब इंजीनियर हो गए, एमटेक हो गए। मेरी बेटियां भी, एक लॉ किया है, एक एमएससी कर रही है, एक ने बीएससी किया है। मैंने अगर हम कह सकते हैं तो जो सबसे पहले जो था ना कि भाई एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर वाली बात थी, तो सबसे पहले हमने अपने यहाँ अपने बच्चियों को कुरान की भी तालीम दी और साथ में हिंदी, इंग्लिश, यहाँ तक कि संस्कृत भी पढ़ाई बच्चियों को। और धीरे धीरे आज बच्चे हमारे सही दिशा में काम कर रहे हैं, और इसका मैं पूरा श्रेय संघ परिवार को देता हूँ। लेकिन कभी कभी आप समाज में देखते हैं जो संघ के प्रति कहा जाता है कि संघ जो है कुछ ऐसी बातों को तरजीह देता है कि जिसमें कि आप लोगों के जो समुदाय है उनकी अनदेखी होती है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि किसी भी चीज़ से हम दूरी अगर बना के रखेंगे, हर संगठन में और हर मजहब में अलग अलग विचारधाराओं के लोग रहते हैं। मैं तो ये कहूँगा उन लोगों से जिनको धर्म की स्थिति है कि संघ मुसलमानों के खिलाफ है जी। मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान के लिए सबसे अच्छा देश अगर कोई है तो हिंदुस्तान है, और मुसलमान का लिए कोई सबसे अच्छा पड़ोसी है तो वो हिंदू है। मतलब हिंदू से बढ़िया कोई पड़ोसी नहीं हो सकता मुसलमान के लिए, और हिंदुस्तान से बढ़िया कोई देश नहीं हो सकता मुसलमान के लिए। आज भी आप देख लीजिए 54-55 इस्लामिक देश है, इसके बावजूद भी वहाँ आए दिन दंगे फसाद हो रहे हैं। मासूम बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई बम तोड़ दिया जाता है, और तरह तरह के चीज़ें निकल कर आती हैं। अशफाक साहब, ज़्यादातर अगर ये देखा जाए तो आमतौर पे जो विचारधारा बनती है, ख़ासतौर से जो आपका मुस्लिम तबका है, आरएसएस को लोग जो है मुस्लिम विरोधी मानते हैं, और ये कहा जाता है कि आरएसएस जो है अल्पसंख्यक से कुछ विरोध करता है। ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे कि आरएसएस के ऊपर जो ये विरोध के स्वर उठते रहते हैं आपके समुदाय से, तो इस पर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं बात सही है कि लोगों की ये, कुछ लोगों की धारणा ये बनी हुई है जो कट्टरपंथी लोग हैं, जिनका मिजाज थोड़ा सा
अग्रेसिव रहता है, वो इस बात को दुष्प्रचार करते हैं। परंतु हमने यहाँ मैं लगभग 35-36 साल से संघ के संपर्क में हूँ, उनके जो शाखाएँ हैं वहाँ जाता हूँ, और मैंने एक सबसे जो बड़ी चीज़ सीखी वो ये सीखी वहाँ पर जाकर कि वो लोग एजुकेशन को बहुत महत्व देते हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमान पढ़े और आगे बढ़े, क्योंकि जब तक मुसलमान पढ़ेगा नहीं तब तक वो कोई चीज़ समझेगा नहीं तो जो तथाकथित हमारे जो मौलाना हैं या आलिम हैं जो अपने को बताते हैं दाढ़ी और टोपी रखकर, वो ये कहते हैं, वो होते नहीं हैं, क्योंकि असली मौलाना वो होता है जो दीन की सही जानकारी रखता हो। हमारा दीन भी कहता है कि भाई अगर एजुकेशन के लिए कहीं जाना हो तो चीन तक जाइए। भाई संघ हमको सिखा रहा है कि भाई जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप देश के प्रति जो आपका विचार है उसको आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये जो संघ परिवार के लोग हैं वो राष्ट्रभक्ति सिखाते हैं। आप सुबह कभी कोई भी शाखा में आके देखें, जिसको ये मैं बिल्कुल खुले मंच से कह रहा हूँ, किसी के मन में अगर संघ के प्रति कोई भावना गलत है तो वो आए और शाखा में जाकर उसको समझे कि वो सिखाते क्या, वो बताते क्या है। वहाँ पर आपको अच्छी आपकी सुबह योग सिखाते हैं, आप चुस्त रहें तंदुरुस्त रहें उसको सिखाते हैं। तो ये जो धर्म की स्थिति कुछ लोग फैलाते हैं, बाकी सैफी समाज हो या अन्य समाज हो जो पढ़ा लिखा है वो संघ को जानता है, समझता है। और मेरा ये मानना है कि जब तक हम किसी को, जैसे किसी ने कह दिया कौवा कान ले गया, तो हम कान को नहीं देखते हैं। हमारे समाज के लोग कौवे को ढूंढते फिरते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको पहले किसी के बारे में राय बनाने से पहले उसके बारे में समझना चाहिए। आपको ये कितना यकीन था कि आग की भट्टी के आगे हथौड़ा चलाने वाला वो 14 साल का बच्चा राजनीति में इस मुकाम तक पहुँचेगा? और यहाँ तक पहुँचाने में खासतौर से बीजेपी के किन नेताओं का आपको श्रेय मिला, योगदान मिला, किन के साथ आपकी ज़्यादातर बैठकें रही, और बीजेपी में आपको कौन सा लीडर सबसे ज़्यादा मुतासिर करता है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम संगठन से जुड़े थे तो हमारी उम्र बहुत कम थी। वो हमारा विजन ही नहीं था कि हम कभी मंत्री बनेंगे या कभी हमको पार्टी इस तरीके से इतने बड़े दायित्व देगी। उस समय विजन केवल एक था कि जो संघ चाहता है, जो भाजपा चाहती है कि मुसलमान शिक्षित होने और पढ़ लिख कर कारोबार करे, चाहे वो लोहे का काम करे, लकड़ी का काम करे, फिर पढ़ लिख जाएगा तो एक अपने काम को अच्छी गुणवत्ता के साथ कर सकता है। ये अपनी सोच थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए उसने काम किया। और हमको तो खुद नहीं पता कि पार्टी ने कब हमको बुलाकर, इससे पहले मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन में वाइस चेयरमैन रहा और 2 बार रहा मैं लगातार। फिर यहाँ पार्टी की नज़र आप पर थी लगातार, या आपने पार्टी को नहीं, मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मुझे ये बना दो। पार्टी में काम करता रहा और काम करते करते पार्टी ने मुझे ये दायित्व दिया। मैं पार्टी के लिए बहुत धन्यवाद है उनका, शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे जैसे एक साधारण परिवार में एक नाले के किनारे बस्ती, जो मलिन बस्ती है, उसमें रहने वाले व्यक्ति को फर्श से अर्श पर पहुँचाया। ये निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी अन्य पार्टी में हो ही नहीं सकता है कि इतने सामान्य परिवार से रहने वाले व्यक्ति को, जहाँ पर पार्टी के किसी व्यक्ति ने, किसी नेता ने, यहाँ तक कि चाय तक हमारी नहीं पी होगी, हमने किसी को, क्योंकि हालत ऐसे नहीं थे, हमने किसी को माला भी किसी को पहनाई हो, ये भी संभव नहीं है। और ये काम केवल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के में ही हो सकता है कि यहाँ पर छोटे से छोटा कार्यकर्ता कब नितिन नवीन बन जाए, कब यहाँ एक मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ये केवल भारतीय जनता पार्टी और संघ में ही हो सकता है। बाकी किसी अन्य राजनीतिक दल में इस प्रकार की कोई आपको देखने को मिसाल नहीं मिलेगी। बाकी अन्य दलों में राजा का बेटा ही राजा बनता है। आप देख लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, किसी भी राजनीतिक दल का इतिहास उठाकर देख लीजिए कि अभी तक कार्यकर्ता को इन्होंने कहीं भी सम्मान नहीं दिया होगा। इन्होंने अपनी पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे होंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो नितिन गडकरी, वो नवीन नितिन भी कहाँ से आते हैं किसी को नहीं पता।
आपके मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने, वो कहाँ थे इससे पहले किसी को नहीं पता। आप देख लीजिए सैनी साहब जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, वो नहीं मालूम। आपके उत्तराखंड से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी साहब जो थे, मैंने उनके साथ देखा है, वो आपके विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, आप यूनिवर्सिटी में आप अध्यक्ष रहे हैं। एक ऐसे सामान्य परिवार के कार्यकर्ता हैं, मैं 1000 नाम गिना सकता हूँ जिन लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की और जो आज पार्टी के बहुत शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि अभी भी अशफाक साहब ने हमारे सामने अपनी ये बातें बताई, अपने जो इनकी यात्रा रही उस यात्रा के बारे में बताते हुए इन्होंने कहा कि मेहनत का कोई जवाब नहीं है। अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो उसको कोई ना कोई वॉच करता रहता है, देखता रहता है। और आज जो यहाँ तक पहुँचे हैं उसमें इनकी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान इसलिए भी है कि लगातार ये लोगों के बीच में थे, काम कर रहे थे और इन्होंने अपना वजूद जो है अपनी स्थानीय जनता के साथ बनाया। उसके बाद में पार्टी ने इनको यहाँ तक पहुँचाया है। तो देखते रहिए न्यूज़ वायरस। अगली दफ़ा हम किसी और शख्सियत के होंगे साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि मनीष चंद्रा को दीजिए इजाज़त। जरूरत क्या है किसी के बारे में बात करने की, कौन कब कहाँ मशहूर हो गया और कौन इन रास्तों पे गुम हो गया। सबकी अपनी कहानी है, सब निभा रहे हैं अपना अपना किरदार। ये जहान फानी है, सबकी जिंदगानी है। आम लोगों से कुछ खास बनने का हुनर, यही बात अब बतानी है। आम लोगों से इतर पहचान बना चुके लोगों की कहानी। मेरी जिंदगी मेरा सफर। सत्य के साथ।